लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने तुरुप के इक्के को सामने लाकर विरोधियों को 440 वोट का झटका देने की तैयारी में है। इसका इशारा छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण के दौरान ही राहुल गांधी ने कर दिया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण वाले दिन राहुल गांधी से कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अब यूपी में दमदारी से चुनाव लड़ने की जरूरत है। तब राहुल गांधी ने ही कहा था कि यूपी में वो 440 वोट देने का प्लान बना चुके हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि राहुल के उसी प्लान के तहत कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी बीएसपी से गठबंधन से अलग रहने का फैसला किया। खबर है कि राहुल गांधी के 440 वोट वाले यूपी प्लान का केंद्र बिंदु है उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा। 2019 के चुनाव में कांग्रेस प्रियंका गांधी को तुरुप के इक्के की तरह इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी का रोल क्या होगा। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने के लिए 4 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है और अगर गांधी परिवार में आम राय बनी तो प्रियंका की राजनीतिक पारी 2019 में शुरू हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की भी चर्चा चल रही है। हालांकि गांधी परिवार के किसी सदस्य की हैसियत के लिहाज से प्रदेश अध्यक्ष का पद छोटा है, इसलिए दूसरे विकल्पों पर भी बात चल रही है। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाए। राहुल गांधी ने भी महासचिव के रूप में ही संगठन में एंट्री ली थी। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी के लिए तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि उन्हें यूपी में कांग्रेस की किसी परंपरागत सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। यूपी में कांग्रेस की ये पुरानी डिमांड है कि प्रियंका गांधी को पार्टी में बड़ी भूमिका दी जाए। हालांकि खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि ये फैसला प्रियंका को करना है। चूंकि 2019 का चुनाव राहुल गांधी और कांग्रेस के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि प्रियंका गांधी को चुनावी राजनीति में सक्रिय करना कांग्रेस के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। सूत्रों का कहना है कि अगर प्रियंका खुद पार्टी में फुल टाइम रोल के लिए तैयार नहीं है तो उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए पूरे यूपी में प्रचार करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। दरअसल प्रियंका गांधी को कांग्रेस में बड़ा रोल देने की चर्चा 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई थी। कांग्रेस की चुनावी रणनीति संभाल रहे प्रशांत किशोर का तर्क था कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सिर्फ प्रियंका गांधी उबार सकती है। प्रशांत किशोर की इसी रणनीति पर कांग्रेस में तब काफी माथापच्ची हुई थी, लेकिन तब गांधी परिवार ने ये तय किया था कि विधानसभा चुनाव में तुरुप के इक्के को निकालने का कोई मतलब नहीं है। अगर प्रियंका गांधी उस वक्त राजनीति में आती तो उनका करिश्मा विधानसभा चुनाव की हार के साथ ही खत्म हो जाता। इसलिए कांग्रेस ने प्रियंका को बंद मुट्ठी की तरह रखा है, जो इस बार के लोकसभा चुनाव में खुल सकती है। यूपी में प्रियंका गांधी को चुनावी राजनीति में उतारने के पीछे क्या रणनीति हो सकती है, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन के पास, जिन्होंने ये एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज दी है। रजत, प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल रोल को लेकर क्या कांग्रेस वाकई गंभीर है या इस बार भी सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि आप लोग परेशान मत होइए। यूपी के नेताओं से कहा था मैं यूपी में 440 वोट का करंट देने जा रहा हूं और आप हैरान रह जाएंगे। यानी कि कुछ बड़ा राहुल गांधी के दिमाग में है। अगर आप बात करिए तो समाजवादी पार्टी और बसपा 6+2 यानी 8 सीटें कांग्रेस को देना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस 8 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। यानी साफ है कि लगातार जो पर्दे के पीछे प्रियंका गांधी काम करती रहती हैं, इस बार ऑफिशियली लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को आप कांग्रेस के लिए काम करते हुए देख सकते हैं। पिछले कई चुनाव ऐसे थे जब प्रियंका गांधी ने तय किया कि कैंडिडेट कौन होंगे, राहुल प्रचार कैसे करेंगे, खाट सभा में क्या तैयारियां हो रही हैं, राहुल गांधी जहां भाषण देंगे वहां पर कौन कौन लोग मौजूद होंगे, ये सब कुछ प्रियंका गांधी मॉनिटर करती थी। लेकिन अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है और ये सूत्र मुझे बता रहे हैं कि अगले एक हफ्ते के अंदर, यानी अगर 20-21 की बात करें कि राहुल गांधी यहां रहेंगे, 23-24 उनका अमेठी रायबरेली का दौरा है, उसके बाद प्रियंका गांधी को लेकर बड़ी औपचारिक घोषणा जो है वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। चुनाव लड़ा सकती है, प्रदेश का अध्यक्ष बना सकती है, जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी में बनाकर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है, कैंपेन कर सकती है। बार बार चर्चा इस बात की थी कि अगर सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी तो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं 440 वोट का झटका आपको देने जा रहा हूं। 440 वोट का जो झटका दीपक जी हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी हो सकती हैं, क्योंकि ये वो स्टार कैंपेनर है कांग्रेस पार्टी के लिए जो पूरा गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकती है। कांग्रेस के पास अगर आप बात करिए कि कागज पे क्या है तो सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें हैं, रायबरेली और अमेठी, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस 8 से 10 सीटों पर भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस में शामिल नहीं हुई है। इसका मतलब कि
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दिमाग में एक बड़ा गेम प्लान है और प्रियंका गांधी ही उस गेम प्लान को यूपी के अंदर इंप्लीमेंट कर सकती हैं। 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। कांग्रेस को लगता है कि अगर प्रियंका गांधी का जादू वहां चलता है, क्योंकि लगातार इस बात को देखा गया है कि लोगों का आकर्षण उनकी तरफ रहा है, लोग उनको सुनना चाहते हैं, तो अगर ये सारी चीजें होती हैं तो एक बड़ा चंक जो है। रजत, एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे। क्या सोनिया गांधी इस बार का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी और उन्हीं की जगह क्या प्रियंका को लड़ाने की तैयारी है? बिल्कुल, देखिए यही सवाल जब राहुल गांधी से कुछ दिन पहले पूछा गया था तो राहुल गांधी ने साफ कहा था कि इसका निर्णय सोनिया गांधी लेंगी, यानी कि उन्होंने मना नहीं किया था कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन प्रियंका गांधी जिस दिन राहुल गांधी की शपथ थी, जब उनसे ये सवाल पूछा गया चलते चलते, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम ही चुनाव लड़ेंगी। तो अभी परिवार में इस बात को लेकर एक आप कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क है, सहमति नहीं बनी है कि रायबरेली प्रियंका गांधी रिप्लेस करेगी या सोनिया गांधी एक सीट है, परंपरागत सीट है, एक सीट अपनी माइनस न करके प्रियंका गांधी को किसी और जगह लड़ा दिया जाए रायबरेली या मेठी के बाद, जिससे वहां की अगल बगल की जो 5-7 सीटें हो उस पर इसका सीधा असर पड़े। और वो सीट हो सकती है इलाहाबाद के बगल की फूलपुर सीट, जो कि नेहरू गांधी परिवार की पारिवारिक और पारंपरिक सीट रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रजत, आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी जो 2019 की राजनीति की दशा और दिशा बदल सकती है अगर प्रियंका गांधी राजनीति में आती हैं तो। प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में उतरने की चर्चा तेज होते ही यूपी में कांग्रेस के नेताओं के चेहरे चमक उठे हैं। यूपी में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी ने प्रियंका गांधी के राजनीति में आने पर क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं, जो दूसरे दलों में या जो किसी दल में नहीं, वो प्रियंका जी में स्वर्गीय इंदिरा जी की छवि देखते हैं। हम सब बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत खुश होंगे जिस दिन प्रियंका जी पूरे राष्ट्रीय राजनीति में आएंगी। राजनीति में आज भी है, अमेठी रायबरेली का चुनाव लड़ती हैं और एक गजब का आकर्षण है उनके अंदर। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे आए, ये सबकी मांग है, पर कब आए, किस रूप में आए, ये गांधी परिवार को तय करना है और प्रियंका जी को तय करना है। इच्छा सबकी है, पर निर्णय प्रियंका जी का होगा, सोनिया जी का होगा और राहुल जी को होगा, कब आना है, किस रूप में आना है। और अब बात अयोध्या विवाद की। अयोध्या विवाद में अब तक मोदी सरकार को अल्टीमेटम देते रहे संघ ने अब राम मंदिर के लिए 2025 की डेडलाइन तय कर दी है। विवाद अभी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में है। संविधान पीठ के 5वें जज का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन संघ के दूसरे सबसे बड़े नेता भैयाजी जोशी ने अयोध्या में मंदिर बनाने का टाइम टेबल तैयार कर दिया है। भैयाजी जोशी को लगता है कि 2025 तक, यानी 2019 से नहीं बल्कि 2024 का चुनाव बीतने के बाद राम मंदिर बन जाएगा। राम मंदिर पर आरएसएस की बेचैनी का अजब आलम है। अब तक अध्यादेश लाकर राम मंदिर बनाने का अल्टीमेटम देने वाले संघ के नेता अब मोदी सरकार को लंबी मोहलत दे रहे हैं। प्रयाग कुंभ में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रम में पहुंचे संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने राम मंदिर की चाहत बताई। साथ ही उन्होंने उम्मीद में पहुंचे संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने राम मंदिर की चाहत बताई। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि 2025 तक राम मंदिर बन जाना चाहिए। क्या सर इच्छा है? मंदिर 2025 के पहले पूरा हो जाए। देखिए, मंदिर बने ये हमारी इच्छा है, 2025 तक पूरा होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। तो सर क्या सरकार को तय करना है। 25 तारीख की शुरू थोड़ी करने की बात की है। आज शुरू होगा तो 5 वर्ष में बनेगा। 5 वर्ष में बनेगा, तो बन जाएगा सर 25 तक बनेगा। भैयाजी जोशी संघ में मोहन भागवत के बाद दूसरे नंबर पर हैं। वो लगातार चौथी बार संघ में सर कार्यवाह चुने गए हैं और उनका कार्यकाल मार्च 2021 तक है। राम मंदिर पर उनका बयान मायने रखता है। भैयाजी जोशी ने ये भी बताया कि राम मंदिर बनने से देश को क्या फायदा होगा। इस देश में सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ 1952 में। उसके बाद देश में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, देश कई दिशाओं में आगे बढ़ा। अब यहाँ का समाज सारा चाहता है कि यहाँ मंदिर का निर्माण हो, कि राम मंदिर के निर्माण के बाद देश में एक अलग प्रकार की गति आएगी। अयोध्या मामले पर 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई होनी है। 31 जनवरी और 1 फरवरी को राम मंदिर पर विश्व हिंदू परिषद की प्रयाग में धर्म सभा है।
धर्म सभा से पहले भैयाजी जोशी के बयान के बाद राम मंदिर एक बार फिर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेता कह रहे हैं कि भैयाजी जोशी ने बड़े पते की बात कही है। राम जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर बने, शीघ्र बने, अगले बजट सत्र में ही उसका कानून बने, उसी कानून के माध्यम से इसका मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि 2025 तक वो मंदिर भव्यता को ले लेगा और उसके बाद देखना देश की प्रगति कितनी दिन दूनी रात चौगुनी होगी। हम लोग जल्द निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जल्दी निर्णय आएगा, ऐसी अपेक्षा के साथ हर राम भक्त हर पूज्य संत बैठे हैं। मंदिर बन करके रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। 2019 चुनाव के पहले इस तरीके लगातार प्रेशर, ये भाजपा के लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, ये तो आस्था का है। राम हमारे दिल में है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड हमारे संकल्प पत्र में पहले से है और आज भी हम उस पर कायम हैं। और कोई सदपुरुष कोई टिप्पणी करता है तो उसकी टिप्पणी के पीछे कोई तर्क होता है और उसमें विश्वास करना चाहिए। भैयाजी जोशी के बयान पर बीजेपी की खुशी समझ में आती है। राम मंदिर पर अल्टीमेटम देने की बजाय संघ ने टाइम दे दिया है। हालांकि बाबरी मस्जिद के पैरोकार और विरोधी दलों को लगता है कि बीजेपी के लिए ये संघ का चुनावी स्टंट भर है, जिसके जरिए संघ राम मंदिर का मुद्दा गरमाए रखना चाहता है। ये सब डेटे देना बिल्कुल बेमानी है, इसका कोई मकसद नहीं। लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि मीडिया में सारा वक्त इसी मामले में कंज्यूम होता रहे और जो रियल इश्यूज देश के सामने हैं, इलेक्शन के वक्त जिन इश्यूज पर डिबेट होना चाहिए, उन इश्यूज पर कोई वक्त न दिया जा सके। जोशी जी को मैं पूछ रही हूँ, हम सबको बख्श ले, हम हिंदुओं को बख्श ले। बहुत हो गया है, बहुत हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बख्श ले, कम से कम उनको तो बैलेट बॉक्स में मत उतारिए। उनकी जो मर्यादा नाम थी वो मर्यादा रहने दीजिए। हो गया, अब बहुत हो गया। अदालत में केस है और भारत का संविधान जो है उसके दायरे के रोज बाहर बोलते हैं और ये कभी हुआ नहीं। इसलिए आज देश को जो है वो इकट्ठा होकर के, गोलबंद होकर के इनको नमस्कार करना चाहिए। एक मुल्क की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? मेरे बच्चे भुखमरी से ना मरे, वो शिक्षा प्राप्त करें, चिकित्सा की सुविधा हो, ऐसे मुल्क की कामना करिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भी तभी खुश होंगे। आपने हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम को राजनीतिक औजार बना दिया है। कोई कहता है राम मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश लाए सरकार, कोई कहता है कि सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर अयोध्या में राम मंदिर सरकार बनवाए, कोई कहता है राम मंदिर का निर्माण फौरन शुरू हो, कोई कहता है कि राम मंदिर पर फैसला अदालत नहीं साधु संत करेंगे। राम मंदिर पर संघ परिवार में जितने मुंह उतनी बातें। समझ पाना भी मुश्किल है कि राम मंदिर के लिए केंद्र और यूपी की सत्ता संभाल रही बीजेपी पर दबाव डाला जा रहा है या फिर चुनाव से पहले सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। मंदिर 2025 के पहले पूरा हो जाए। देखिए, मंदिर बने ये हमारी इच्छा है, 2025 तक पूरा होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। ये वही भैयाजी जोशी हैं जिन्होंने 21 नवंबर 2018 को अयोध्या जाकर उम्मीद जताई थी कि जब अगली बार आएंगे तो रामलला के दर्शन भव्य मंदिर में करेंगे, टेंट में नहीं। सुनिए संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी का वो बयान। तिरपाल में रामलला का दर्शन ये हमारे लिए यह अंतिम है और भव्य राम मंदिर में ही हम रामलला के दर्शन करने के लिए आ सके, ऐसी परिस्थितियां। राम मंदिर के लिए संघ 1992 के बाद पहली बार इतना उतावला दिखा। बीजेपी की सरकार 1998 से 2004 तक केंद्र में थी, लेकिन पहली बार संघ के शीर्ष नेतृत्व ने अल्टीमेटम देना शुरू किया कि सरकार अध्यादेश लाकर राम मंदिर बनाए। राजनीति नहीं आती तो मंदिर कब का बन चुका होता। सहयोग से बनता, समन्वय से बनता, सबके सहयोग से बनता। और हम कहते हैं कि सरकार कानून बनाए, कानून बनाकर मंदिर बनाए। श्री राम जोड़ने वाले हैं, वो किसी का जात संप्रदाय नहीं देखते, वो सबको जोड़ते हैं। अगर काम होना है तो सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी ये कानून बनना चाहिए। दरअसल बीजेपी और संघ परिवार को अक्सर ये ताना सुनना पड़ता है कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बीजेपी केंद्र में बहुमत की सरकार न होने की दुहाई देकर पिंड छुड़ाती थी, लेकिन 2014 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर की तारीख बताना शुरू कर दी। My opinion, through the Supreme Court, we should be able this time, sometime this year, to be able to get the go ahead to build the Ram Temple. 2016 क्या 2017 भी बीत गया।
न तो अयोध्या विवाद की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई, न ही समझौते की कोशिशें सिरे चढ़ी और न ही कोई तारीख बता पाया कि राम मंदिर कब बनेगा। बीच बीच में विनय कटियार और साक्षी महाराज जैसे नेता ही राम मंदिर पर हुकार भरते रहे। फिर अक्टूबर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर के लिए कानून बनाने की मांग की तो बीजेपी और संघ परिवार पूरी तरह सक्रिय हो गया। राम मंदिर पर 2018 में हलचल की शुरुआत वीएचपी ने की। 5 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में संतों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें सरकार से राम मंदिर के लिए कानून बनाने को कहा गया। फिर 25 अक्टूबर 2018 को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लखनऊ पहुंचे, जहां संघ के नेताओं के साथ राम मंदिर पर चर्चा हुई। इसके बाद वीएचपी दोबारा सक्रिय हुई। उसने सभी सांसदों से राम मंदिर का समर्थन मांगने का ऐलान कर दिया। वीएचपी ने 25 नवंबर को अयोध्या में धर्म सभा की और फिर दिल्ली में 9 दिसंबर को धर्म सभा बुला ली। वीएचपी ने ऐलान कर दिया कि राम मंदिर का मामला अदालती फैसले से नहीं हल होगा, इसका फैसला साधु संत करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से शुरू हुआ। उससे पहले ही संघ से जुड़े रहे राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने राम मंदिर के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने की बात कही तो लगा कि राम मंदिर पर अध्यादेश की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन शीतकालीन सत्र के बीच में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तनासुर से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। कायदे से प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद राम मंदिर पर बयानबाजी बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन भैयाजी जोशी ने राम मंदिर की तारीख 2025 तक बढ़ाकर फिर से इस राम मंदिर मुद्दे को हवा दे दी है। अगर संघ के बहुत बड़े नेता है भैयाजी जोशी, हम उनका आदर करते हैं और हमको उनसे उम्मीद भी है, लेकिन आज अगर राम मंदिर निर्माण की शुरुआत करने की बात होती है तो शिवसेना आरएसएस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी राम मंदिर निर्माण के कार्य में। लेकिन शुरुआत तो करिए। मंदिर निर्माण न किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम है न सरकार का। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और निरंतर सुनवाई के लिए लगा हुआ है। अदालत का जो भी फैसला होगा वो सबको मान्य हो। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है। भागवत ने सरकार से सवाल पूछा है कि देश की सीमा पर बिना युद्ध के जवान शहीद क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर युद्ध नहीं हो तो भी शहीदियां होती है, इसका कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं। तो किसी के साथ युद्ध नहीं तो सीमा पर शहीद के मरने का कारण नहीं, लेकिन होता है। सुना आपने, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान सरकार को आईना दिखाने के लिए है। सरकार बार बार कहती रही कि पिछले 4.5 सालों से कोई भी आतंकी हमला नहीं हुआ, लेकिन संघ प्रमुख ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि भले ही युद्ध न हो रहा हो, लेकिन देश की सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं। भागवत ने नागपुर में कार्यक्रम के दौरान जवानों की शहादत पर सवाल खड़े किए तो वहीं इसकी वजह भी बताई और कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर युद्ध नहीं हो तो भी शहीदियां होती है, इसका कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं। तो किसी के साथ युद्ध नहीं तो सीमा पर शहीद के मरने का कारण नहीं, लेकिन होता है। अब उसको भी ठीक करना है और देश को बड़ा बनाना है तो देश के लिए जीना भी सीखना चाहिए। अब देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का वो बयान भी सुन लीजिए जब उन्होंने 12 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा था कि मोदी सरकार में कोई बड़ा आतंकवादी हमला हुआ ही नहीं। We have not had one major terrorist attack in this country after 2014. Let us remember that. Remind our people that this country has led a peaceful 5 years. रक्षा मंत्री के इस बयान का मतलब साफ समझा जा सकता है, लेकिन एक हकीकत और भी है कि पिछले कुछ सालों की तुलना में बॉर्डर पर ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत भले ही पिछले साल सबसे ज्यादा आतंकी मारे गए हैं और हमारे जवान भी बड़ी संख्या में शहीद हुए हैं,
एक और गौर करने वाली बात यह है कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान के बाद ही संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। संघ प्रमुख के इस बयान से विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और मोदी सरकार को निशाने पर लिया। जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सीमा पर हमारे जवान शहीद हुए, उतने इस देश में कारगिल युद्ध में भी नहीं मारे गए थे, पाकिस्तान युद्ध में भी नहीं मारे गए थे। उसके बावजूद भी 56 इंच वाले प्रधानमंत्री, एक के बदले 10 लाने वाले का वादा करने वाले प्रधानमंत्री बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं लाहौर। 4 वर्षों में कहते थे एक एक शहादत, हमारे जवान की एक एक खून का कतरा सवाल छोड़ के जाता था और पूरी की पूरी सरकार अपना सीना ट्विटर पे दिखाती थी। 280 कैरेक्टर में उलझे रहे। कौन फैसले ले रहा था पता नहीं, पॉलिटिकल फैसले एनएसए लेने लगते हैं, गृह मंत्री जी सारे फैसले लेते हैं कि नहीं पता ही नहीं। तो अंततः हुआ क्या है ना कि जवान सरहद पे शहीद हो रहा है, हम एक रिचुअल की तरह अगले दिन उस पर बयान देते हैं और फिर हमारा कारवां आगे बढ़ जाता है। आम नागरिक हमारे देश का यही वो देख रहे हैं कि 2014 से 2019 तक जो कश्मीर की पोजीशन डिटीरियरेट हुई है और जो एक राजनीतिक हल निकालने का जो प्रयास होना चाहिए, ये बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में पूरे तौर पर फेल है। भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर करने का दावा किया है। कहा जा रहा है कि सेना ने यह कार्रवाई पिछले दिनों शहीद हुए जवानों का बदला लेने के लिए की है। भारतीय सेना ने पिछले दिनों बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट और सेना के मेजर की शहादत का बदला लेने का दावा किया। सेना के अधिकारियों का दावा है कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 5 सैनिक मारे गए। कमांडर साहब, ऐसा है कि जो एलओसी के लोग रहते हैं उनका कहना है कि हमारी आर्मी जो है कम जवाब देती है, जबकि खबर ये भी आ रही है कि जो सुंदरबनी में हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान के 5 फौजी मारे गए। तो ये कहाँ तक माना जाएगी ये बात? आपके सवाल के अंदर ही जवाब जाहिर है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो आपने रिपोर्ट बताई कि 5 पाकिस्तानी मारे गए, ये इस चीज को दर्शाता है कि भारतीय सेना हर समय जो भी पाकिस्तान कोई गलत काम करता है उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। और ये मैं आप सबके जरिए सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना पाकिस्तान से एक कदम आगे है। अगर वो किसी भी प्रकार की कोई गलत कार्रवाई करते हैं तो उनको पूरा का पूरा जवाब उसी प्रकार उसी दिशा में दिया जाता है। भारतीय जवानों की ओर से पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब देने की जमकर तारीफ भी हो रही है। जब ये खबर आई है कि हमने 7 बंकर डिस्ट्रॉय किए हैं और 5 पाकिस्तानी जवान हलाक हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन मिली हमको बहुत सही समय में मिली और हमने उनको बिल्कुल जो उनका लोकेशन बिल्कुल पता चल गई, कहां से वो फॉर्म अप हो रहे हैं और आ रहे हैं और सीज फायर वायलेशन कहां से कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारी जो आर्टिलरी है, जो है मीडियम आर्टिलरी, उसने इनको पिकअप किया है। और जैसे कि हम पहले कहते आए हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा अपना मीडियम आर्टिलरी का इस्तेमाल करना चाहिए और जहां से वो आ रहे हैं वहां से उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। पाकिस्तान की सेना को उसी की भाषा में जवाब देने पर बीजेपी ने जवानों को बधाई दी, तो वहीं विपक्ष ने जवानों की शहादत पर मोदी सरकार को घेरा। देखिए, जय हो भारतीय सैनिक की, कमाल करके दिखाया, क्या जवाब दिया पाकिस्तान को। उनके 5 से ज्यादा सैनिक मारे गए और कई बंकर तबाह कर दिए गए। अब पाकिस्तान को पता लगेगा कि भारत की सीमा पर गोलेबारी का जवाब कैसे गोले से मिलता है। देखिए, मोदी जी की सरकार आने के पहले बहुत बड़े बड़े उन्होंने दावे किए थे कि हम अंदर जाके मारेंगे, हमारा एक सिर कटेगा तो हम 10 करेंगे। पर मैं चाहता हूं ये कहना कि मोदी जी की सरकार हमारे सुरक्षा कर्मियों के लिए कुछ नहीं कर पाई। हमारे जो बहादुर जवान हैं, जो बॉर्डर पर मर रहे हैं, जो हिफाजत कर रहे हैं हमारी देश की सीमाओं की, उनके लिए कुछ नहीं कर पाई और लगातार उनको शहीद होना पड़ रहा, उनकी जानें जा रही हैं और सरकार कोई नीति नहीं अपना पा रही है।
11 जनवरी को राजौरी के पखरनी सेक्टर में आईईडी धमाके में सेना के मेजर एसजी नायर और एक जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद 15 जनवरी को हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट विनय प्रसाद भी शहीद हो गए थे। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में कल महारैली करने जा रही हैं। इस महारैली में लाखों लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है, लेकिन विपक्ष के करीब 7 दिग्गज नेता ऐसे हैं जो ममता के साथ मंच पर नजर नहीं आएंगे। कोलकाता में मोदी के खिलाफ ममता का शक्ति प्रदर्शन। इट्स अ प्लेटफॉर्म टू फाइट द बैटल अगेंस्ट बीजेपी 2019 द बैटल। ममता की महारैली में बनेगा विपक्ष का महागठबंधन। टुमारो आई थिंक अखिलेश यादव, शरद पवार जी, देवगौड़ा जी, स्टालिन, दे विल बी कमिंग टुमारो, इवन फ्रॉम बीएसपी पार्टी सतीश मिश्रा जी ऑल्सो। पश्चिम बंगाल के मंच पर विपक्ष की असली परीक्षा। कोलकाता में मंच सज चुका है। दावे हो रहे हैं कि पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक सब मिलकर एनडीए को हराएंगे। ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में होने वाली रैली को लेकर गहमा गहमी तेज हो रही है। 19 जनवरी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाली इस महारैली को चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता के तौर पर देखा जा रहा है। कोलकाता में होने वाली इस महारैली में ममता की पार्टी टीएमसी ने देश भर के गैर एनडीए दलों को न्योता भेजा है, जिनका कोलकाता पहुंचना भी शुरू हो गया है। आज बंगाल से और खासकर दीदी के यहाँ से जो संदेश जाएगा वो और जगह भी इसी तरह का बदलाव का संदेश होगा। ममता बनर्जी इस महारैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगी, जिसमें विपक्ष के दिग्गज नेता एक साथ मंच साझा करेंगे। भाजपा को रोकने की एक और कोशिश आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस स्टेज को पूरी तरह से तैयार किया गया है। ममता बनर्जी ने आह्वान किया एक मैसिव रैली का, जिसमें कई विपक्षी नेता शिरकत करेंगे। 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 8 कंट्रोल टावर्स लगाए गए हैं, जहां से सुरक्षाकर्मी लगातार देखेंगे, इस ग्राउंड की सुरक्षा मुहैया कराएंगे। ममता की इस महारैली पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि कौन कौन बड़ा नेता इसमें शामिल होने वाला है। खबरों के मुताबिक जो दिग्गज ममता की रैली में हिस्सा लेने जा रहे हैं, उनमें समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और बीएसपी से सतीश मिश्रा हैं, लेकिन मायावती इस रैली में नहीं जा रही हैं। टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू जा रहे हैं। कर्नाटक से खुद मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ममता की रैली में हिस्सा लेंगे। डीएमके की तरफ से एमके स्टालिन, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला इस महारैली में शामिल होंगे। तो वहीं आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, एनसीपी की तरफ से खुद शरद पवार ममता के मंच पर होंगे। आरएलडी की तरफ से अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हेमंत सोरेन, गुजरात से हार्दिक पटेल, कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवानी, बीजेपी से असंतुष्ट यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, अरुण शौरी, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम गेगांग अपांग इस रैली में शामिल होंगे। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे रैली के मंच पर होंगे, ऐसा दावा है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, ओडिशा से करीब 40 लाख लोग कोलकाता पहुंचेंगे। 4 लाख लोगों ने कोलकाता में अभी से डेरा जमा रखा है। दावे हो रहे हैं कि मोदी के खिलाफ महागठबंधन बन चुका है। हालांकि ऐसा वाकई होगा, इस पर अभी भी भरोसे के साथ कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि इस रैली को लेकर कई सवाल हैं। सवाल नंबर 1, विपक्ष के इतने बड़े जमावड़े में राहुल, सोनिया में से कोई क्यों नहीं है? सवाल नंबर 2, ममता की इतनी बड़ी रैली से मायावती ने क्यों दूरी बनाई है? सवाल नंबर 3, फेडरल फ्रंट की वकालत कर रहे केसीआर रैली में क्यों नहीं आ रहे हैं? सवाल नंबर 4, आंध्र प्रदेश से जगन मोहन रेड्डी क्यों रैली में नहीं है? सवाल नंबर 5, ओडिशा से बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक का रुख रैली को लेकर साफ क्यों नहीं है?
ये वो सवाल है जिनका जवाब मिलना बाकी है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने जानबूझकर ममता की रैली से किनारा किया है, क्योंकि ये रैली 2019 में कहीं न कहीं ममता बनर्जी को विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रही है, जबकि कांग्रेस किसी भी हाल में ऐसा नहीं चाहती। व्यक्तिगत तौर पर मायावती के किनारा करने की कई वजह बताई जा रही हैं। मायावती नहीं चाहती कि वो विपक्ष के किसी दूसरे नेता के मंच पर मौजूद होकर अपना वोट बैंक ट्रांसफर कराएं। इसके बदले बीएसपी पूरब के राज्यों में अपने बूते पांव फैलाना चाहती है। खबर यह है कि बीएसपी उन सीटों से चुनाव लड़ सकती है जहां उसके जीतने के चांस हो। रैली में उमड़ने वाले लोगों के हुजूम और विपक्ष के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी से ममता बनर्जी यही बताना चाहती है कि मोदी सरकार के खिलाफ बनने वाले किसी भी मोर्चे में उनकी पकड़ और धमक कमजोर नहीं रहने वाली। रैली के बाद ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं के लिए चाय पार्टी भी रखी है, जिसमें मिशन 2019 और मोदी को घेरने की रणनीति को लेकर चाय पर चर्चा होगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर अंबेडकर कार्ड खिला है। ओवैसी ने राहुल गांधी के सामने शर्त रखी है कि अगर राहुल महाराष्ट्र के नेता प्रकाश अंबेडकर को सम्मानजनक सीटें दे तो ओवैसी महागठबंधन को खुला समर्थन दे देंगे। सुनो राहुल गांधी, सुनो अशोकराव चव्हाण, मैं पूरे इखलास के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे सीरियसनेस के साथ कांग्रेस पार्टी से, शरद पवार से भी कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि मायावती पार्टी से आपको तकलीफ है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे बड़े भाई जनाब बाला साहिब अम्बेडकर साहब से बात करो। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी फिर से गुस्से में हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक रैली के दौरान ओवैसी कांग्रेस और विपक्ष पर गरजते दिखे। ओवैसी ने 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर अंबेडकर कार्ड खेला और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते और महाराष्ट्र के नेता प्रकाश अंबेडकर के लिए सीटों का इंसाफ मांगा। ओवैसी ने शर्त रखी कि अगर राहुल गांधी प्रकाश अंबेडकर को सम्मानजनक सीटें दे तो वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। आप बोलते हैं कि नहीं, प्रकाश अंबेडकर साहब से बातचीत हो सकती है, एमआईएम से नहीं हो सकती। तो सुनो राहुल गांधी, सुनो अशोकराव चव्हाण, मैं पूरे इखलास के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे सीरियसनेस के साथ कांग्रेस पार्टी से, शरद पवार से भी कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि मायावती पार्टी से आपको तकलीफ है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे बड़े भाई जनाब बाला साहिब अम्बेडकर साहब से बात करो, उनकी इज्जत के मुताबिक उनको सीट दे दो। मेरे को एक सीट भी नहीं चाहिए, मुझे एक सीट भी नहीं चाहिए। दरअसल बीते साल 2 अक्टूबर को ही महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी बहुजन रिपब्लिकन पार्टी, बहुजन महासंघ यानी बीबीएम और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने आपस में हाथ मिलाया था। तभी ये माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति और मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकने के लिए इन दोनों नेताओं ने साथ आने का फैसला किया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में 17% अनुसूचित आबादी है और 13% आबादी मुसलमानों की है। राज्य के औरंगाबाद, बीड, नांदेड़ और उस्मानाबाद जिलों में बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा परभनी, लातूर, जालना और हिंगोली जैसे जिलों में भी मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। जबकि अनुसूचित समुदाय वाले इलाकों में औरंगाबाद, बीड, लातूर, उस्मानाबाद और नांदेड़ आते हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि वो 2019 का लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और कांग्रेस के बीच कोई गठबंधन नहीं होगा। हालांकि सियासी गलियारों में इनके गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थी। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय कांग्रेस पार्टी को अहंकारी बताया और कहा कि ये फैसला हाल ही में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के उन बयानों के बाद लिया गया जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द कर देगी। कांग्रेस को देश हित छोटा है, उसका अहंकार बड़ा है। आम आदमी पार्टी ने इस बात का फैसला किया है
कि जिस तरह का रवैया कांग्रेस का है, हम पहले से ही चूंकि उसकी नीतियों से असहमत हैं, लेकिन उसको देश हित की जगह अगर अपना अहंकार प्यारा है तो ऐसे में राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए पार्टी अपने स्तर पर पूरी ताकत लगाएगी और आगे दिल्ली, पंजाब और हरियाणा तीनों राज्यों में सभी सीटों पर लोकसभा में अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। और अब हम पूरी ताकत के साथ दिल्ली के अंदर भी अपनी तैयारी को तेज करेंगे और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। तो नहले पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी रफ्तार और विस्तार से खबरों का सिलसिला लगा। जेडीएस गठबंधन की सरकार गिराने की साजिश का आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर ही बगावत भड़की हुई है। उसी पर काबू पाने के लिए आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में 75 विधायक और स्पीकर शामिल हुए, जबकि 4 कांग्रेस विधायक बैठक से गायब रहे। इसके साथ ही बैठक के बाद कांग्रेस अपने विधायकों को बेंगलुरु के बाहर एक रिजॉर्ट में लेकर गई है। बताया जा रहा है कि जब से ये ड्रामा शुरू हुआ है तभी से ये चारों विधायक मुंबई में डेरा डाले हुए हैं। कर्नाटक में सियासी घमासान के बीच कांग्रेस विधायकों को मनाने का दावा कर रही है, तो वहीं कुछ कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे की अटकलें भी तेज हो गई हैं। उधर कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने गैर हाजिर रहने वाले 4 विधायकों को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है। इसके साथ ही सिद्धारमैया ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में राजनीतिक संकट के लिए पीएम मोदी और अमित शाह जिम्मेदार हैं। कर्नाटक विवाद पर शशि थरूर ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं और कहा कि अगर चुनाव में हार मिली है तो उसे स्वीकार करें। आपको नहीं लग रहा कि बुरी बात हो रही है? लेकिन हमारी सरकार तो काफी सेफ है, काफी स्टेबल है। ये तो कर्नाटक से आए हुए हैं। बीजेपी जिस खेल दूसरे जगह में खेले हैं, यहाँ भी खेलने की कोशिश में है। अगर इलेक्शन हारा तो अपना हार तो मानना चाहिए, यही है मर्यादा। लेकिन इस पार्टी के बारे में गुजरात की राजधानी गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन किया, जिसमें 5 राष्ट्र प्रमुखों समेत 125 विदेशी मेहमान मौजूद दिखाई दिए। इसके अलावा मुकेश अंबानी और गौतम अडानी समेत देश के 19 बड़े उद्योगपतियों ने भी शिरकत की। इस बार वाइब्रेंट गुजरात समिट में करीब 15 लाख लोगों और 100 देशों से ज्यादा के 3000 प्रतिनिधियों के पहुंचने की उम्मीद है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म है। अब इसमें फर्दर परफॉर्म भी जुड़ गया है। In the last 4 years, we have jumped 65 places in the global ranking of World Bank's Doing Business report. I have asked my team to work harder so that India is in the top 50 next year. इससे पहले गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम अहमदाबाद में शॉपिंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पीएम ने वहां एक स्टॉल पर अपनी ट्रेडमार्क स्टॉल वाली कुछ जैकेट्स की खरीदारी भी की और फिर अपने रुपए कार्ड से इन जैकेट्स के बिल का भुगतान भी किया। साल 2016 में हुई नोटबंदी के वक्त पीएम मोदी ने आम लोगों से शॉपिंग के भुगतान के लिए कैशलेस तरीकों का इस्तेमाल करने की अपील की थी। इसके बाद मन की बात के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोगों से खादी के सामान खरीदने का अनुरोध भी किया था, जिससे कि बुनकरों की मदद की जा सके। इन अपीलों के बाद गुरुवार को पीएम मोदी ने खुद भी गुजरात में खादी के कपड़े खरीदे और अपने स्वदेशी कार्ड रुपए से इनके बिल का भुगतान किया, जिसकी तस्वीरें तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में बर्फीले तूफान से कई गाड़ियां बर्फ के नीचे दब गई हैं। बर्फ की चपेट में 10 सैलानी भी आ गए हैं, जिनमें अभी तक बर्फ के नीचे से 5 सैलानियों के शव को बाहर निकाला गया है। ऊपर थोड़ा आगे जाना है, थोड़ा ऊपर जा, ऊपर जा, उसके ऊपर है, उसके ऊपर है, उसके ऊपर निकाल दो शाबाश। वहीं से निकालो, खोदो, खोद वहां से खोद, वहां से खोदो, वहां से खोदो। सेना का ये रेस्क्यू ऑपरेशन लद्दाख के खारदुंगला क्षेत्र में आए बर्फीले तूफान के बाद शुरू हुआ। जल्दी खोदो शाबाश, जल्दी खोदो। 10 बंदे यार यहाँ पे, अभी स्लीडिंग आ गया 7 बजे यहाँ पे, शाबाश जल्दी करो कुछ। बताया गया कि बर्फीले तूफान की चपेट में कई गाड़ियां आ गई, जिनमें 10 सैलानियों के सवार होने की बात कही जा रही है।
हालांकि घटना की जानकारी मिलने पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम राहत और बचाव अभियान में जुट गई, लेकिन तापमान -15 डिग्री से भी नीचे होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सर ऊपर है, थोड़ा आगे जाना है, थोड़ा ऊपर जा, ऊपर जा, और उसके ऊपर है, उसके ऊपर है, उसके ऊपर निकाल दो शाबाश, वैसे निकालो, खोदो, खोद वहां से खोदो, वहां से खोदो, वहां से खोदो। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बर्फ के नीचे दबे कुछ शवों को भी निकाला गया है। हालांकि बर्फीले तूफान की चपेट में आए पर्यटक कहां से आए थे, ये जानकारी अभी तक नहीं हो सकी है। भारत ने मेलबर्न में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। केदार जाधव ने चौके के साथ भारत को जीत दिलाई। महेंद्र सिंह धोनी 87 रन बनाकर नाबाद लौटे। ये इस सीरीज में उनका लगातार तीसरा अर्धशतक था। भारत के सामने जीत के लिए 231 रन का लक्ष्य था, जो उसने 4 गेंद रहते 3 विकेट गंवाकर बनाकर हासिल कर दिया। इस मैच में युजवेंद्र चहल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 42 रन देकर 6 विकेट लिए थे। तो नहले पे दहला में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए दमदार 10 मेरे सहयोगी रवि शर्मा के साथ।